जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक ये सिखाया कि सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे ना वो 1 रहेगा, बीसीसी में 2 रहेगा, एफसीसी में 4 रहेंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब यही लॉजिक अगर हम एज सेंटर में निकालते हैं, कहाँ पे निकालेंगे? एज के सेंटर है ना। एक एंड सेंटर आपने पढ़ा है, एज सेंटर पहली बार डिस्कस कर, है ना। एज सेंटर मैंने बताया था, एक एंड सेंटर भी हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देगा। तो एज सेंटर का मतलब क्या होता है कि जितने क्या क्या इससे पहला वाला पेज दिखाऊं? सर पहला वाला जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आया। ये वाला नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। हाँ सर। ओके भाई, प्रिमिटिव का मतलब होता है वनली क्यूब के कॉर्नर पे एटम रहे, है ना। सिर्फ कॉर्नर पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या था? 1/8। क्या था भाई? 1/8। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, तो 8 × 1/8 कितने एटम रहे? एक ही रहेंगे। कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर। अब आते हैं अपन एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करेंगे, तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या डिफरेंस रहने वाला? कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। कॉर्नर तो हर जगह रहता है भाई, कॉर्नर से तो कभी एटम आप हटा ही नहीं सकते। तो कॉर्नर के रीजन से कंट्रीब्यूशन 1 है। कॉर्नर के रीजन से 1/8 × 8 क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन 1 है। क्यूब के कितने एज होते हैं? 12। क्यूब के कितने एज? एक फेस पे भाई 4 एज था, अभी सिखाया था। कितने एज? 12, है ना। और एज के सेंटर पे अगर एटम रख दो, क्या रख दो भाई? एज के सेंटर पे अगर एटम रख दो, है ना, किसी भी एज के सेंटर पे रख दो, उसको ढकने के लिए क्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 4। कॉर्नर आउट। देखिए, कॉर्नर पूरा विजुअलाइजेशन है। देखो ये है एज, क्या है ये? एज। यहाँ पे रख दो आप सर्कल, स्फीयर। एक नीचे क्यूब, एक नीचे क्यूब, एक उधर, एक उसके पीछे क्यूब, ढक गया, है ना। तो 4 चाहिए अपने को। तो 12 एज थे और उसके सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या था भाई? 1/4 था। कंट्रीब्यूशन क्या था? 1/4 था। तो 12 × 1/4 3, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो दिखेंगे ना वो आपको कितने दिखने वाले? 4 दिखने वाले, है ना। तो 4 दो जगह आता है, एक एफसीसी और कहीं कहीं पे एंड सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलेंगे? कहीं कहीं पे एंड सेंटर्ड क्यूबिक, कहीं कहीं पे एंड सेंटर्ड, सॉरी एज सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। एज सेंटर्ड क्यूबिक अपने पढ़ा ही नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल मान लेते कि ऐसा भी हो सकता है। नेचर में जितने भी ब्राइविस लैटिस मिलते हैं ना वो 14 मिलते, उसमें अपने कहीं पे भी एज सेंटर्ड क्यूबिक की बात नहीं की, है ना। तो कोई अगर नया डायग्राम अगर बोल देना कि ये भाई एज पे रखा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एज सेंटर्ड क्यूबिक था। क्लियर है? क्योंकि 14 में कहीं पे भी एज सेंटर्ड क्यूबिक नहीं आया, नहीं आया था ना, हर जगह हम एंड सेंटर क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट था जिसका अपन ने अभी स्टडी किया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक भाई किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं सर। ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन? बोल तो भाई हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। चलिए देन इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब मैं कुछ लिखूंगा आपको, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा इस पॉइंट को। यहाँ तक भाई कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार, नहीं है तो फिर देखिए आगे। फिर से पूछ लो। चलिए, तो मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। क्यूब की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एक बार, है ना, जो आप बार बार भूल जा रहे हो, देखना है। कार्तिक तेरे को ही बताना है, मैं पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। अभी नहीं होगा कंफ्यूज इसी। अरे यार क्या कर दिया, गायब हो गया।
तो क्यूब से जो भी जितने भी पॉइंट है ना, जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैं सारे पॉइंट को इस डायग्राम में मेंशन कर देता हूँ, और देन फिर कुछ एक बच्चों वाले क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे अभी। देखना, ये कोई क्यूब है, देखा ना भाई क्यूब, है ना। तो क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉर्नर। क्या बोलेंगे भाई? कॉर्नर। क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं आप लोग बताओगे? कितने कॉर्नर है भाई? 8। कॉर्नर कितने दिखे? 8 दिखे आप। ये जो पार्ट है ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, इसको बोलते हैं अपन फेस, है ना। तो क्यूब की अगर फेस की बात करें ना भाई, कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6। 6 फेस होते हैं। अब मैं जिसको एक लाइन को अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये है अपना एज। क्या है ये? एज। कितने होते हैं भाई एज क्यूब के? 12। कितने एज होते हैं? 12। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? नहीं है ना? ठीक है। अब देखना, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन कर दूं, ये पॉइंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, और इससे इस लाइन को मैं अटैच कर देता हूँ, तो कोई भी ऐसा लाइन जो बॉडी से पास हो ना, कोई भी ऐसा लाइन जो बॉडी से पास हो, है ना, कोई भी ऐसा लाइन जो बॉडी से पास हो, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल, है ना। पहले मैं एक लाइन ही खींच देता हूँ, बीच में फिर एटम बना दूं। दो कॉर्नर और एक बॉडी के एटम को जो टच करे ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे भाई? बॉडी डायगोनल। तो ये जो है ना अपना, ये रहा अपना बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? फेस डायगोनल 12। अच्छा, ये मैंने फेस बना दिया, ठीक है, इसको फेस डायगोनल लिख देते हैं। ये क्या है भाई? फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल कितने होंगे? 12। कोई भी फेस पे जो डायगोनल दिखेगा, इसको बोलेंगे हम फेस डायगोनल 12, है ना। अगर मेरे को बॉडी डायगोनल बनाना है तो किसे किसको अटैच करेंगे? इस वाले पॉइंट से इसको अटैच करेंगे, नहीं ना। ये पीछे वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, देखिएगा, रेड कलर यूज कर लेते, रेड तो है ही। देखना, अगर मेरे को बॉडी डायगोनल बनाना है तो एक पीछे का पॉइंट और इस पॉइंट को मैं अटैच करता हूँ। देखना, एक इस पॉइंट से, फिर ये बीच का ये पॉइंट बनाने का कोई मीनिंग नहीं था यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट बनाने का कोई मीनिंग नहीं था। देखना भाई, हमें फेस के एटम को मैच करना है, तो ये फेस डायगोनल हो गया। अगर मान लो मेरे को बॉडी के एटम्स को मैच करने हैं, है ना, और तो ये बॉडी का एटम्स अगर मैच हो रहा है और बीच में बॉडी के एटम्स भी रहे, इसको बोलेंगे अपन क्या? बॉडी डायगोनल। कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होंगे भाई? 4। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। दो कॉर्नर और एक बॉडी से पास होने वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। तो कॉर्नर कितने थे भाई? 8। कॉर्नर कितने थे? 8। कॉर्नर आपने किसको बोला है? इसको बोला है कॉर्नर। तो जितने भी प्रॉपर्टी है ना क्यूब के, मैंने वो सब कुछ इस डायग्राम में दिखा दिया आपको, कि क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, फेस होते हैं 6, एज कितने होते हैं? 12, है ना। नंबर ऑफ एज सेंटर भी अगर पूछा जाए तो आप 6 ही बोलेंगे, है ना। नंबर ऑफ एज सेंटर बोलेगा वो भी 12। जितना एज उसका सेंटर है, जो सेंटर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर अगर पूछा जाए तो 1 रहता है ना। फेस डायगोनल 12, है ना। फेस डायगोनल का मतलब दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर से पास हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख देता हूँ, फेस डायगोनल का मतलब कहाँ से पास होना चाहिए? दो कॉर्नर और फेस सेंटर। दो कॉर्नर और फेस सेंटर से पास हो तो उसको बोलते हैं फेस डायगोनल, है ना। बॉडी डायगोनल का मतलब दो कॉर्नर और बॉडी सेंटर से पास हो ना, तो उसको बोलते हैं अपन बॉडी डायगोनल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किन्हीं का भी? अब मेन जो फंडा न्यूमेरिकल अप्रोच में यूज होता है ना, आपसे पूछ लेता है फेस डायगोनल का लेंथ बता दीजिए। अगर ये क्यूब है, क्यूब का एज लेंथ अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, है ना, देखिएगा, अगर इस फ्यूज कोई डिफरेंट कलर ये यूज कर लेता है ना,
इसका अगर एज लेंथ ए है, ये दिखेगा ही नहीं किसी को, नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा। हाँ, थोड़ा डार्क कलर ही लेते हैं। तो ये अगर एज लेंथ अपन ए लेते हैं, देन आपको फेस डायगोनल का लेंथ बताना है। फेस डायगोनल क्या होगा, ए के टर्म्स में √2 है, और बॉडी डायगोनल अगर मैं बोल दूं देन √3 है। तो खत्म हो गया भाई, सॉलिड इतना ही है। अब इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। अलग अलग टाइप के जो रहेंगे ना, बस यही चलता रहेगा हर जगह। क्यूब का प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो खत्म हो गया, है ना। क्यूब अगर आपने समझ लिया तो भाई खत्म हो गया। हाँ? क्या क्या नहीं नहीं नहीं, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब इसी में जो भी वेरिएशन आएगा ना, समझने का लॉजिक यही था, समझने का लॉजिक यही था, है ना। क्या क्या पॉइंट रहेंगे, क्या क्या पॉइंट नहीं रहते हैं, इसी के बेसिस पे हम पूरा ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वो भी कैलकुलेशन भी अपन ने देख लिया। नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल थे, ये भी देख लिया अपन ने, है ना। कोई कंफ्यूजन तो उसमें नहीं है ना भाई अपने को। तो कुछ अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ अपन न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करते हैं। करें भाई, पहला न्यूमेरिकल्स लिखना है, या आप लोग देखते रहो, डायरेक्ट आंसर बता दोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। पूछेगा डिटरमिन द फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ, देखना। डिटरमिन द फॉर्मूला of a compound. Determine the formula of a compound formed by A and B, in which पहला टाइप है A is present at corner। मैं ऐसा लिख दूं, A कॉर्नर पे है, डाल के डायरेक्ट, है ना, लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ। A कहाँ पे भाई, कॉर्नर पे। देखते हुए आंसर देना, आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाए आपको। और B कहाँ पे दिख रहा है आपको, बॉडी सेंटर पे। B कहाँ दिखा, बॉडी सेंटर पे। क्या बनेगा फॉर्मूला, आपको क्या करना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स। बॉडी सेंटर मतलब एक, है ना। बॉडी सेंटर मतलब पूरा का पूरा एटम कहाँ पे था, बॉडी पे था। बी ए 8। अभी देखते हैं भाई, ए का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना। कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते थे, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, 1 हो गया। बी के कितने, बॉडी सेंटर 1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी। क्या बनेगा, ए बी या फिर बी ए, जो दिया है ना। तो इसमें पहला हिंट दे दिया हूं, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कि ए अगर कॉर्नर पे रहे, ए अगर कॉर्नर पे रहे और बी आपको कहाँ पे दिखे, फेस सेंटर, देन क्या बनेगा। मैं एक साथ ही लिखा दे रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट है। नेक्स्ट है, ए अगर कॉर्नर पे रहे, बी एज सेंटर पे रहे। जो भी वैरायटी बन सकता था ना, 3-4, सब अपन एक साथ ही लिख लेंगे, है ना। और डी जो है ना, ए भाई कहाँ पे देखिए आपको, कॉर्नर पे। ये 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं आपको। ए कॉर्नर पे है, और बी आपका कहाँ दिख रहा है, बी है एनी अपोजिट टू फेस, एनी अपोजिट टू फेस, एनी अपोजिट टू फेस। चलिए, ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए हम हमेशा वही देखना भाई, कॉर्नर मतलब 1/8 इंटू 8, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे क्या था, 1/8 इंटू 8 था। यही था ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आना चाहिए। तो पहले वाले में ए के इफेक्टिव एटम कितने दिख रहे हैं, 1। बी के इफेक्टिव एटम कितने थे, 1। फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी। क्या बन गया भाई, फॉर्मूला ए बी। कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पक्का। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन से डायरेक्ट आप लोग तो बना ही लोगे। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये पहले जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी है नहीं। कॉर्नर का मतलब 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। बॉडी सेंटर 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी बनेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कॉर्नर पे हम कंट्रीब्यूशन क्या लेते हैं, 1। फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/2 इंटू 6 ना।
तो क्या बना भाई, ए के एक एटम है, बी के 3 एटम। इसमें कॉर्नर तो हमेशा 1 ही रहता है, 1/8 इंटू 8 1 आया। एज सेंटर कितने थे भाई, 12 थे, है ना। और कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/4 था, तो 3 रहेगा, ए भी 3 बनेगा, है ना। फोर्थ वाले में देखिएगा आंसर क्या बनेगा, एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस, ए बी बनेगा, है ना। कैसे, हाफ इंटू 2, है ना। तो पूरा ये विजुअलाइजेशन वाला फंडा है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा ही बनता है, जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। ये 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, तो आंसर विल बी ए बी। थ्योरी बचा रहती है, ये पहला थ्योरी खत्म हुआ जिसके बेसिस पे पहला टाइप का न्यूमेरिकल पूछा, है ना। देन इसी में थोड़ा सा और करते हैं कंटिन्यू, थोड़ा सा चेंज, है ना। अरे भाई इसी को कंटिन्यू रखें, इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू रखते हैं। आप लोगों ने भी इसको देख लिया ना, इन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है ऑनलाइन बच्चे, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का, नहीं है। चलिए ई वाले पार्ट पे आते हैं, ए बी सी डी ई। ई में बोल रहा है भाई कि ए कॉर्नर पे है, बी कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, है ना। और कंडीशन दिया है कि एटम फ्रॉम if atom from any one corner is removed, then बताना क्या होगा। आपको बस यही वर्ड से लैंग्वेज में खेलेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक कॉर्नर से रिमूव कर दिया तब क्या बनेगा, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर, भाई कॉर्नर कितने थे, 8 थे, है ना। अब 8 तो रहा नहीं, कॉर्नर बचा 7, तो 7 इंटू 1/8 करना है। क्या करना है, 7 ही कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहेगा। हाँ क्यों नहीं चलेगा भाई, नीचे से कैंसिल आउट कर देना, है ना, बनेगा ना फॉर्मूला। हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अगर ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, बी फेस सेंटर पे है ना। और हमें अगर मान लो कि इफ एटम्स अलोंग वन बाई बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड, इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड, इसलिए मैंने बताया अपना चैप्टर पहला पार्ट जो है ना विजुअलाइजेशन वाला अगर समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म, है ना। वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड, बताइए भाई क्या होगा आंसर, इसी एक बॉडी डायगोनल से रिमूव कर देंगे। ये बताओ आप क्या आया है, सेम क्वेश्चन फेस डायगोनल से रिमूव कर दो। अरे यार क्या हो गया, हेलो। चलिए ये करिए भाई 3 क्वेश्चन, किसमें करते रहो आप, बता मैं एक ही बार बता दूंगा आंसर क्या है ना। कंटिन्यू रहिए। हाँ यही बस, जब भी क्वेश्चन पूछता है ना लैंग्वेज से ही खेलेगा आपसे, और कुछ नहीं कर सकता है ना। समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के बाद एच पे आते हैं। ये कहाँ है भाई, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, ये है भाई कॉर्नर और फेस सेंटर पे। बी आपको दिखा बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे, देन बताइए क्या बनेगा, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। करिए ये कर लीजिए, हो जाएगा। देन जी एच आई ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी पे अपन मूव करेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन आगे दिया है, इफ एटम अलोंग वन सेंटर आर रिमूव्ड, if atoms along one center is removed, चलिए ये 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, पहला कंसेप्ट फिर अपना खत्म हो गया। ये 5 पार्ट करिएगा, है ना, ये 5 क्वेश्चन करिए, खत्म हो जाएगा फिर ये पहला पोर्शन, देन अपन सेकेंड टाइप पे मूव कर जाएंगे। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ही ना आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, है ना, कंसेप्ट वही है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी का कंट्रीब्यूशन 1, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, है ना, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, उसके अकॉर्डिंग टू हमें नंबर ऑफ फॉर्मूला डिराइव करना है कि क्या बनने वाला। सर फर्स्ट वाला A2B5, पहला वाला ये आया A2B5, नहीं भाई पहला वाला तो A2B5 नहीं आया, A7B24 आया होगा ना, A7B24 तो सही है। ए वाला ई वाला पार्ट जो था, ए कॉर्नर बी फेस सेंटर, ये पहला वाला बता रहे थे कि ये ई वाला बता रहे थे, इस पेज का पहला ना? हाँ सर ये वाला। ओके ओके ओके, तो फिर एक बार फिर से ट्राई करना भाई। अब बोला एक कॉर्नर से आप रिमूव करोगे, कॉर्नर कितने होते थे? 8 होते थे, है ना, अब बचा कितना कॉर्नर अपने पास? 7 ही बचा है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो 7 × 1/8 हो गया, ये है भाई 7/8, है ना। और बी कहाँ पे दिख रहा है भाई आपको? फेस सेंटर पे दिख रहा है, तो फेस सेंटर से तो कुछ रिमूव हुआ नहीं था, तो फेस सेंटर पे एटम कितने दिखेंगे आपको? 6 × 1/2, है ना, तो बी का वैल्यू अभी भी 3 है, डायरेक्ट लिख दो 3, कोई कंफ्यूजन है क्या? अब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए 7 हो गया, बी 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? सेकंड वाले में बताइए, सेकंड वाले का आंसर, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, और इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनली इज रिमूव्ड, बॉडी डायगोनल कब बनता था? एक बॉडी और 2 कॉर्नर, बॉडी डायगोनल में क्या रहता था? एक बॉडी और 2 कॉर्नर, तो फेस का कंट्रीब्यूशन तो 3 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, बट जो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है ना वो कम हो जाएगा, बचे 6 कॉर्नर, कितने बचे? बॉडी डायगोनल में कितने कॉर्नर रहते हैं? बॉडी डायगोनल के मतलब क्या हो गया? एक बॉडी डायगोनल में जहां जहां एटम थे उनको आपने गायब कर दिया है, बॉडी डायगोनल में कितने कॉर्नर रहेंगे? 2, तो दोनों को हटाना पड़ेगा भाई। कॉर्नर तभी डायगोनल तभी बोलेंगे ना दोनों एटम आपस में अटैच हो, डायगोनल का मतलब ही वही होता है। एक को कैसे हटाओगे? डायगोनल किसे बोलते हैं? डायगोनल का मतलब जहाँ लाइन टच होना चाहिए, है ना, एटम से, जब तक टच नहीं करेगा डायगोनल को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। AB4, तो ये आया 6 × 1/8, है ना, ये है भाई 6/8 आया होगा, और बी का कंट्रीब्यूशन 3 था, है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई? बन गया हुआ सिंपल फॉर्म में AB4 बना होगा, कोई कंफ्यूजन? तीसरे वाले का बताइए आंसर क्या है? थर्ड वन सर ए कॉर्नर बी फेस सेंटर, और बोला है फेस डायगोनल से रिमूव करना है, फेस डायगोनल मतलब एक फेस सेंटर गायब हो गया और 2 कॉर्नर गायब हो गए, है ना, तो 2 कॉर्नर अगर गायब हो गए तो ए का पार्ट तो 6/8 ही था, ए क्या बोलेंगे? ए है भाई 6/8, बट बी जो रहेगा बी में अब फेस पे 5 ही एटम बचेंगे, फेस डायगोनल में एक फेस के एटम को भी कर A12B5, सही यही है, A 6/8 B 5/2, यही है ना भाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से ही कर लेते हैं, है ना, क्या बनेगा? A6 और B 8 से 20 ना, A6 B 20, और सिंपल करोगे तो A3 B10 बनेगा, है ना। चलिए देन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो बिल्कुल आसान सा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ क्यूब पे डिपेंडेंट करता है, किस पे? क्यूब पे, अगर क्यूब आपने पढ़ लिया तो खत्म हो गया, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आगे भी आएंगे भाई, है ना।
मेनली जो क्वेश्चन बनाता है वॉइड वाले में थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा लगेगा, है ना। तो बस एक छोटा कॉर्नर, एक बड़ा कॉर्नर, एक बड़े एटम रहेंगे, बीच में एक छोटा एटम डालेंगे, छोटा एटम का आर रेडियस या आर डैप, बड़े वाले का आर, है ना। पूरा मैथमेटिक्स है इस टॉपिक में, पूरा चैप्टर जो है ना मैथमेटिकल अप्रोच। सर अभी केमिस्ट्री का जो अप्रोच था, केमिस्ट्री का अप्रोच जो भी था मैंने बता दिया। वॉइड में भी मैं बस ये बताऊंगा वॉइड किसको बोलते हैं, वो केमिस्ट्री है। वॉइड क्या होता है, ये केमिस्ट्री है, बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है ना, ज्योमेट्री वाला। इसमें बताइए ये कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों पे है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन 6 × 1/2 3 होता है, तो ए के 4 एटम थे, है ना। बी सर बॉडी अभी होगा। सेंटर कंप्लीट 1 और 1/4 × 12 3, तो ए बी बनेगा। क्या बनेगा भाई, ए बी बनेगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? एच वाले में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? एच वाले में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई वाला करिए आप लोग ट्राई, है ना, ये लास्ट है, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। एक कॉर्नर और सेंटर दोनों पे था, और एक एज के अलॉन्ग एटम को रिमूव कर दिया, है ना। और बी कहाँ पे है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर दोनों पे था। तो एक एज पे क्या क्या दिखता है आपको, दो कॉर्नर रहेगा और एक एज सेंटर रहेगा, है ना, वही है ना। सर लास्ट वाला अभी होगा। लास्ट में ए बी। ए बी ही आ रहा है, देखते हैं भाई। ए बी होगा, सही बोल रहे हो। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या बचा होगा, 6 × 1/8। फेस पे तो कोई चेंजेस दिखेगा नहीं, नहीं दिखा ना भाई। ए जो है, ए में अगर हम कॉर्नर हटाएंगे, एक एज सेंटर के अलॉन्ग हटाते हैं एटम को, तो दो कॉर्नर गायब हो गया, है ना। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 6 × 1/8। फेस सेंटर अभी भी 3 ही है ना। बी की अगर बात करेंगे तो बी में क्या दिखेगा, बॉडी सेंटर में कोई भी चेंजेस नहीं, बॉडी सेंटर में कोई भी चेंजेस नहीं है ना। बट एज में क्या दिखेगा, एक चेंज आ गया, एक एटम कम हो गया होगा, तो 1/4 × 11, यही करेंगे ना। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? 6/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा भाई, ये 15/4। ये रहा 15/4, और इसको सॉल्व करो, ये भी 15/4 ही आ रहा होगा। आंसर क्या है अपना, आंसर इज ए बी। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? भाई हमेशा विजुलाइज करना, जहां जिस रूम में बैठे हो ना, ये रहा एज, ये क्या रहा, एज, है ना। तो एज सेंटर का गायब हो गया, दो कॉर्नर गायब हो गया, है ना। फेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फेस के 3 गए। कॉर्नर 8 से 2 गायब हो गए, बचे कितने, 6, तो 6 × 1/8 कर दिया अपन, है ना। और नीचे वाले में बॉडी सेंटर कोई चेंज नहीं आया, 1 का 1 ही रहा, बट एज सेंटर से एक गायब कर दिया, 12 की जगह 11 दिखेगा आपको। क्लियर। तो ये पहला टाइप अपने कंप्लीट किया, फर्स्ट टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चन। देन अपन आते हैं सेकेंड टाइप पे, लिखना है एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स है। नेक्स्ट है अपना एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके, क्यूबिक की, है ना, सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक का जो डायग्राम था ना, हम कैसे बनाते हैं देखना। तो जितने भी एटम थे वो भाई आपस में टच होते रहते हैं। तो मैंने एक एटम बना लिया, इसको कॉपी करके इसको इससे टच करा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनता हुआ दिखेगा, नहीं तो, है ना। ये है, टच किया भाई। अब इसी के बेसिस पर हम एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, क्यूब बना रहे हैं। कैसा क्यूब दिखेगा, जो इसके सेंटर से पास होता रहेगा। थोड़ा सा
डायग्राम को ना इनलार्ज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है भाई, इतना थोड़ा सा लार्जर क्यूब ले लिया अपन ने। ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर है। हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया है, जो लेंथ ये था वही लेंथ यहाँ पे रखे हैं, जो लेंथ ये था उसको लेंथ को अपन ने यहाँ पे रखा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे था, है ना। और सेम टाइप का एक क्यूब लेके चलेंगे जो थोड़ा सा क्यूबिकल दिखना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक क्यूब ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ। ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला थोड़ा सा क्यूब इधर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ये दिख रहा होगा ना। तो जो सिंपल क्यूबिक की अगर किसी एक एज की बात करें ना, है ना, सिंपल क्यूबिक की, या पहले मैं क्यूब ही बना दूं उस पे एटम रख दूं, वो ज्यादा सही दिखेगा, है ना। एक क्यूब बना देता हूँ उसकी एज पे रख दूं, वो ज्यादा सही दिखेगा। तो ये भी दिख ही रहा है थोड़ा बहुत, ये वाला पॉइंट यहाँ से पास होगा। तो समझ में आ रहा है ना भाई, ये क्यूब की एज पे दो एटम रखा हुआ, है ना। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे इस डायग्राम में? मैं थोड़ा सा इसको नहीं तो इनलार्ज कर दूं और थोड़ा ज्यादा सर्कल बना दूं लार्जर इस पे, तो और अच्छा दिखेगा। जैसा बोलोगे, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, क्यूब का एज लेंथ अपन ने क्या लिया था? ए। इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला था भाई? ए है। क्यूब का एज लेंथ ऑलवेज क्या लेके चलते हैं? ए, है ना। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस आर है, क्या भाई? आर। क्या बोलेंगे? ये जो स्फीयर है इसका रेडियस टोटल आर, है ना। तो ये रेडियस जो रहेगा आर, इस वाले पॉइंट को मैं आर एज्यूम करता हूँ और इस वाले पॉइंट को भी आर एज्यूम करता हूँ। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनता है। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं ना। तो इसके लिए जब भी अपन एज लेंथ और आर में अगर रिलेशन पूछा जाए ना, तो हम क्या बोलेंगे? ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होगा। ठीक है, तो एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक ऑलवेज 2r के इक्वल होगा। ये अपना ए था, ये क्या था अपना भाई? ए था। अब इसी में अगर मान लो कि मैं कहीं पे फेस सेंटर्ड ले लेता हूँ या बॉडी सेंटर्ड ले लेता हूँ, बीसीसी, तो बीसीसी में क्या डिफरेंस दिखेगा अपने को, है ना। बीसीसी क्या क्या होता था? एक कंप्लीट क्यूब एटम के अंदर है, एक स्फीयर कंप्लीट क्यूब के अंदर रखा रहेगा, और दो छोटे छोटे एटम कहाँ दिखेंगे आपको? कॉर्नर पे दिखेंगे। हर एक कॉर्नर पे रहेगा, हम कोई एक की ही बात कर लेते हैं डायग्राम को समझने के लिए, है ना। तो देखना, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये भाई पूरे बॉडी में एटम रखा हुआ है। ये एटम कहाँ रखा हुआ दिख रहा होगा आपको? पूरे बॉडी में रखा हुआ है ना। और इस बॉडी के किसी भी एक साइड पे मैं एक बॉडी डायगोनल खींच लेता हूँ और उससे एक एटम को, दो छोटे छोटे एटम को अटैच कर दूंगा जो कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। एक भाई ये है कॉर्नर पे रखा हुआ एटम, और एक ये दिख रहा होगा कॉर्नर पे रखा हुआ एटम। ठीक है। अब इसमें अगर मैं क्यूब बनाता हूँ, इसका अगर मैं क्यूब बना के दिखाता हूँ आपको, है ना, तो क्यूब का नेचर कैसा रहेगा? ये है भाई कॉर्नर पॉइंट, ये भी अपना क्या दिख रहा होगा? इसका सेंटर जो पॉइंट रहेगा वो कॉर्नर पॉइंट है। मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखना समझना इस पॉइंट को। मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसका कॉर्नर सेंटर पॉइंट। थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन है, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से कोई भी एक क्यूब बनाते हैं, है ना, एक क्यूब मैं इधर से बना रहा हूँ, देखना। और ये वाला पोर्शन तो एक एज लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहां से ये लाइन आपने ज्वाइन किया है, ये क्या है भाई? एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, जो भी पॉइंट अपन ने ड्रॉ किया था। अब सपोज अगर मान लो मैं एक इधर सेंटर बना रहा हूँ, एक इधर बना देता हूँ क्यूब, एक ये लाइन था ऐसा, एक पॉइंट यहाँ था। इससे अच्छा ना डायग्राम में पहले क्यूब बना दूं, फिर उसके अंदर एटम प्लेस कर दूं, वो थोड़ा बेटर दिखेगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगने लगेगा। देखिएगा, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, देखिएगा ये है क्यूब। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसमें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बाकी समझ में तो आ ही जाएगा आपको। मैं सेम लेंथ का क्यूब ले रहा हूँ, ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड हो गया ना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब लगभग दिख रही रहा होगा क्यूब। इसको मैं कॉपी करता हूँ सेम डायग्राम को। ठीक है भाई ना, ऊपर नीचे एक ही रेशियो का रहेगा।
ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, देखना। तो अपन ने क्या किया, एक क्यूब बनाया है और बीसीसी का जो अरेंजमेंट था ना, एक एटम कंप्लीटली कहाँ दिखेगा आपको, बॉडी में, है ना, और दो एटम कहाँ दिखते हैं अपने को, कॉर्नर पे। कभी भी एक डायगोनल के अलॉन्ग खींचे तो एक डायगोनल के अलॉन्ग अगर मैं खींचूंगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई अपन, एक बॉडी डायगोनल है ना। अब हमें आर का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना भाई, आर का वैल्यू निकालना है। तो मैं इस पॉइंट को ना, देखिएगा, मैं एटम अगर नहीं भी बनाऊं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस था ना बॉडी डायगोनल, इसको आपने क्या बोला था, √3 है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3। बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, √3 है ना। और √3 का वैल्यू अगर एटम रखेंगे तो भाई ये इस एटम, कॉर्नर वाले एटम का ये रेडियस है, स्मॉल आर बोल सकते हैं। ये भी कॉर्नर वाले एटम का रेडियस था, स्मॉल आर। और यहाँ पे एक पूरा एटम स्फीयर रखा होगा जिसका रेडियस 2r होगा। कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे जो रेडियस रखा हुआ होगा इसका वैल्यू हम क्या बोलेंगे भाई, 2r है। अगर आप एटम रख के देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे एटम भी रख के चेक कर सकते हो, है ना भाई। ये सब आपस में टच हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे खींचूं लाइन डिस्टेंस रखने के लिए, कि √3a का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये है अपना बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो √3a होता है। यही था ना भाई फंडा। तो √3a का जो वैल्यू अगर मान लो कि 4r आ रहा है, तो एज लेंथ अगर मेरे को निकालना है तो a का वैल्यू क्या दिखेगा, 4r/√3 होगा। तो इन केस ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अपन ऑलवेज जो एज लेंथ की बात करेंगे ना, तो एज लेंथ का वैल्यू क्या दिखने वाला है अपना, 4r/√3 होता है। कोई कंफ्यूजन, क्या बीच का 2r है, ऊपर r नीचे r। डायमीटर बॉडी में पूरा एटम रहेगा, उसका डाया लेंगे 2r, है ना। ऊपर क्या दिखेगा r, नीचे क्या दिखा r। तो ये है 4r, 4r का वैल्यू √3 है ना। एज लेंथ ये था, तो इसको भी एज लेंथ ये मेंशन मैं कहीं पे कर दे रहा हूँ। अब इसी डायग्राम को मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ एफसीसी के लिए, कर लो भाई। थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट बस चेंज कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम देखो, पूरा ये भाई डायग्रामेटिकल है पूरा। देखना भाई, ये एज है। अब देखिएगा, ये क्या रहा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक फेस ले लेते हैं, कोई भी एक फेस ले ले, कोई भी एक फेस ले ले भाई, कोई भी एक फेस ले लेते हैं, ठीक है। अब फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग टू हम ए निकाल सकते हैं, ये है अपना एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो फेस डायगोनल के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अब एटम कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे एक 2r, यहाँ पे क्या रखा होगा भाई, 2r, है ना। अगर मैं फेस डायगोनल को यहाँ से यहाँ मैच करवाता हूँ, अटैच करवाता हूँ, पॉइंट क्या दिखेगा अपना, यहाँ पे इसका टोटल लेंथ जो था वो √2a था। फेस डायगोनल आपने क्या बोला था, √2a होता है ना। तो फेस डायगोनल अगर √2a है तो √2a में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है भाई, 4r। फिर से बोल सकते हैं, ये पूरा फेस पे जो एटम रहेगा इसका 2r, और कॉर्नर के एटम का r और r। कोई कंफ्यूजन, √2a का वैल्यू 4r है, तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या दिखेगा, 4r/√2। डेट विल बी, हम क्या बोल सकते हैं, 2√2r। तो हमने तीनों का ना एज लेंथ निकाल लिया, कि जो भी आप जिस टाइप का अरेंजमेंट अगर बनाते हैं, है ना, कि अगर सिंपल क्यूबिक रहा तो a का वैल्यू ऑलवेज 2r के इक्वल होगा। अगर बीसीसी रहा तो a का वैल्यू किसके इक्वल आता है भाई, 4r/√3, है ना। और अगर एफसीसी रहा तो एफसीसी में a का वैल्यू 2√2r आता है, इसलिए ये तीनों क्रिस्टल लैटिस अलग अलग दिखेगा, है ना। एटम अगर रख रहे हो तो क्यूब का लेंथ थोड़ा एज लेंथ बढ़ता है, दिख रहा था। एक था भाई 2r, एक है 2√2, तो 2 × 1.414 आपने मल्टीप्लाई किया। एक था भाई 4r/√3 था, है ना। ए का वैल्यू क्या था, 4r/√3। तो जो भी r का वैल्यू सब में सिमिलर है, 4/1.731 है ना। उसमें हम क्या बोलेंगे, एज लेंथ थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा। अब ये अपन क्यों निकालते हैं, तो इसका यूज क्या होता है ना, हम वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करते हैं। ए का वैल्यू अपन क्यों निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे अपन निकालते हैं। तो हमारे पास भाई 3 ही यूनिट सेल हैं, जो भी कैलकुलेशन अपन करेंगे ना वो इन्हीं के बेसिस पे करने वाले हैं। एक है भाई सिंपल यूनिट सेल,
या सिंपल क्यूबिक जिसको बोलते हैं, या प्रिमिटिव कहीं कहीं लिख देगा आपको सिंपल क्यूबिक, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, एरिया ए स्क्वायर, वॉल्यूम इज ए क्यूब। और आपने पूरा निकाल चुका है भाई ए का वैल्यू, इसलिए अपन कैलकुलेट कर रहे थे। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के इक्वल होता है। अब देखना सिंपल क्यूबिक के लिए अपने ए का वैल्यू क्या निकाला था, 2r, ए का वैल्यू 2r, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे भाई, 2r का होल क्यूब, है ना। तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वॉल्यूम विल बी ऑलवेज 8r क्यूब। कोई कंफ्यूजन, आर का वैल्यू दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मेरे को बीसीसी दे दिया कहीं पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो ए का वैल्यू अपने अभी जस्ट निकाला था, क्या था भाई, 4r/√3। तो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4r/√3 का होल क्यूब, है ना। तो √3 का क्यूब 3√3 आ जाएगा, है ना। 4 का क्यूब 64, तो ये आएगा 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3। कोई कंफ्यूजन। अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ए का वैल्यू आप लोगों ने अभी जस्ट क्या निकाला था, 2√2r निकाला था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2√2r³, है ना। तो ये आ गया कितना, 16√2r³ आ गया, है ना। तो याद वगैरह कुछ नहीं रखना है, आप जैसे ही एक पर पढ़ते रहोगे ना टॉपिक, आपको सब कुछ याद होता रहेगा। जहां पे भी कुछ कंफ्यूजन दिखे ना, आप क्या करना, इस क्यूब ड्रॉ कर लेना, क्यूब से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 7 मिनट में एक और टॉपिक मैं समझा देता हूँ, जिसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, कि कोई भी सॉलिड कितना पैक्ड है। अब हमें वॉल्यूम पता चल गया क्यूब का, हमने क्यूब का वॉल्यूम पता चल गया भाई, है ना। अब उस क्यूब के वॉल्यूम को अपन कंपेयर कर लेंगे एटम के अकॉर्डिंग टू, है ना। तो हमें क्या निकल जाएगा भाई, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट लिखना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स present in unit cell, volume of atoms present in unit cell। अब देखिएगा, अगर कहीं पे मेरे को वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालना है, तो इसका एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा ना, वो कैसे निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत। अगर वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल अगर निकालना है, तो एक यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम रहे, जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे और एक एटम के जो भी वॉल्यूम है, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिलता है। कोई कंफ्यूजन। अब देखना, नंबर ऑफ एटम्स जो था ना, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम था ना सिंपल क्यूबिक में, जो अपने 1 निकाला, वो जेड का वैल्यू 1। मैं लिख दूंगा जेड का मीनिंग क्या होता है ना, उसी में जहाँ पे लिखा था ना, उसी को मैं थोड़ा अपडेट करके भेज दूंगा, ठीक है। तो ये भाई जेड है, और एक एटम स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा, तो क्या बोलेंगे भाई, 4/3 πr³। आर का वैल्यू हमें हर जगह पता है, जो भी रहेगा ना, या नंबर ऑफ एटम्स अपने को पता है। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, जेड का वैल्यू 1 होता था। और सिंपल क्यूबिक जेड इज इक्वल टू 1, तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। जेड इफेक्टिव था, ये जेड वो जेड इफेक्टिव था, ये जेड है। जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, रिलेट कर सकते हो, इफेक्टिव ये, वो इफेक्टिव चार्ज था, ये इफेक्टिव एटम, है ना। अगर बीसीसी कहीं पे आ जाए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू 2 था, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 8/3 πr³। अगर मैं एफसीसी की बात करता हूँ, तो एफसीसी में जेड का वैल्यू 3 था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12/3 πr³। कोई कंफ्यूजन भाई। जेड में एफसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे, 3 + 1 4 था ना, 4 था यार। सिंपल क्यूबिक के लिए यूनिट सेल 1, बीसीसी के लिए क्या बोलेंगे, कॉर्नर +1, है ना एक, और इसमें क्या था, 4 रहता है, 4, तो 4 के लिए हम क्या बोलेंगे, 16/3। मैंने 12 लिख दिया इसको गलती से। अब ये दोनों वॉल्यूम मेरे को पता है, ये दोनों वॉल्यूम मेरे को
पता है। तो इसके बेसिस पे एक और टर्म, ये आज का लास्ट ही पॉइंट है ना, ज्यादा नहीं देखना अपने को, पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो पहला अप्रोच है ना अपना इस चैप्टर का, वो अपन ने आज खत्म कर लिया। उसको अपन डिनोट करते हैं ईटा से, है ना। अब पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स, डायरेक्ट में फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दो, डेफिनेशन तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो ईटा का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। यही बताएगा पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बताएगा भाई, ये पैकिंग एफिशिएंसी। और कहीं कहीं ना आपको एक टर्म और बोलता है ना, ये जो आगे का टर्म लिखा हुआ है ना, ये वाला लॉजिक, इसको बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन था ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है ना। तो इसमें अगर पूछ लेना कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हम इस रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन बोल देते हैं। कहीं कहीं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिख देगा, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। क्या बोल देगा भाई, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। तो आज का लास्ट पॉइंट है ना, देखते हैं भाई, ये लास्ट ही पेज पे है अपन। वही तीन चीजें जो मैंने पूरे क्लास में एक्सप्लेन किया। हाँ भाई बोलना। सिर्फ पिछला पेज में चलिए। पिछला पेज में चले, चल गए भाई पिछले पेज। थर्सडे का जो क्लास रहेगा ना, उस दिन सर हो गया, लिख के करो। ये सब पॉइंट लिख के रहेगा, जो डायग्राम वाला है ना वो सब सर हो गया, आप नेक्स्ट पेज में चल सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना, जैसे जैसे मैं लिखता रहूंगा आप लोग भी लिखते रहिए। हाँ मैं लिखने का टाइम दूंगा, देखिएगा। तो अगर मान लो कि मैं कहीं पे तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी निकालता हूँ, पहला था भाई सिंपल क्यूबिक। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अभी जस्ट मैंने सिखाया। ऊपर क्या रखते हैं भाई, ऊपर क्या रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एक ही थे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई कंफ्यूजन। नीचे वॉल्यूम ऑफ एट क्यूब यूनिट सेल, क्यूब था ए क्यूब, क्या लिखेंगे भाई, ए क्यूब इनटू 100, है ना, यूनिट सेल का वॉल्यूम। और सिंपल क्यूबिक में ए का वैल्यू क्या था, 2r। सिंपल क्यूबिक में ए का वैल्यू 2r, तो डायरेक्ट लिख दो, टेंशन नहीं लोगे ना। 4/3 पाई आर क्यूब, चलो एक बार लिख देते हैं, दूसरे में डायरेक्ट ये 8r क्यूब हो जाएगा, है ना भाई। ये क्या होगा, 8r क्यूब। जो जो कटा उसको काट दे, कट गया भाई, है ना, इनटू 100। क्या बचा भाई, पाई बाई 6 ना, पाई बाई 6 इंटू 100। पाई बाई 6 इंटू 100, इसका पाई का वैल्यू 3.14, है ना। 3/6 1.2 से ज्यादा होगा या कम होगा, सॉरी एक सेकंड, हेलो कौन बोले, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब 3.14/6, तो डिनोमिनेटर में 2 से कम होगा, 2 से कम ना, तो 100/2 से ज्यादा वैल्यू 50% से ज्यादा दिखेगा, बोल सकते हैं भाई। तो इसका जो मेरे को वैल्यू जो याद है, डायरेक्ट में लिखता हूँ, 52.4 होता है। क्या होता है, 52.4%। क्या होता है भाई, 52.4%। आज के लास्ट 2 पॉइंट अगर कहीं पे आपसे पूछ ले कि BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ऊपर वाला तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को, है ना। 8/3 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या लिख दूं, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ए का वैल्यू क्या था, 4/√3 है ना, 4/√3 तो 4/√3 आर का होल क्यूब हो जाएगा इनटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब खत्म। बताइए लास्ट में क्या क्या बच्चा होगा। ऊपर तो बच रहा है मेरे को 8/3 ना, 8/3 पाई, 8/3 पाई, और नीचे बचा 64/3√3 ना, यही ना भाई, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8√3/64, तो √3/8 बचा था, कुछ ऐसा बचा, देखना √3 पाई/8 ना, शायद देख लो आप लोग, फिर से देख लो एक बार, चेक कर लो। 3 से 3 तो मैं काट ही सकता हूँ, है ना, तो √3 पाई/8 ना, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, है ना, और पाई से मल्टीप्लाई करो, 1.732 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100,
तो जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, ये नियर बाय आता है 68%। क्या आएगा भाई? 68%। या पाई को 22/7 यूज कर लीजिए, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। और आज का सेकंड लास्ट पॉइंट, एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने थे? 4 थे भाई। 4/3πr3। और ए का वैल्यू क्या था? √2r था, है ना? √2r ना, 2√2r, सॉरी। तो 2√2r का क्यूब 2√2 100 मिस हो गया यहाँ पे, इंटू 100 यहाँ पे मिस हो गया भाई, है ना? तो इंटू 100 भी आएगा। ये वैल्यू आएगा 16/3, 16π/3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या है? 16√2 ना, 8√2, 16√2 ना, 16√2 और इंटू 100 ना, ये ना भाई। तो ये क्या है? π/3√2 इंटू 100। पाई का वैल्यू 3.14, इसका वैल्यू नियर बाय आता है 74%। क्या आता है भाई? 74%। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई 3D पैकिंग में ना सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका रहता है? आप क्या बोलोगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। किसका रहेगा भाई? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये जो परसेंटेज है ना, इसका अपोजिट पॉइंट होता है वॉइड। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से माइनस करेंगे तो इससे क्या निकलेगा मेरे को? परसेंटेज वॉइड बनेगा, है ना? तो अगर मैं पहले वाले में परसेंटेज वॉइड अगर निकालता हूं तो 100 माइनस 52.4 नियर बाई क्या बोलेंगे? 47.6% पार्ट जो रहता है वो वैकेंट था। देख के भी समझ में आ रहा था कि सिर्फ कॉर्नर पे है ना? इसमें अगर परसेंटेज वॉइड की अपन बात करें तो इसका परसेंटेज वॉइड कितना है भाई? 32%, है ना? और इसमें परसेंटेज वॉइड जो रहता है वो है भाई 24। तो अभी भी जो सॉलिड अपन पढ़ते हैं ना, वो 24% क्या रहता है? वैकेंट ही रहता है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, और 26 है, वो 24 लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये भाई 26%। तो आज का क्लास यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैं वॉइड का फंडा है ना, वो पूरा वॉइड एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, है ना? तो फ्राइडे तक ट्राई करेंगे।